your body will store nearly 3 times of water along with it. मतलब 500 grams of carbohydrate के साथ साथ 1500 ml of water भी स्टोर हो जाता है. 3 गुना ज्यादा वाटर भी डिपॉजिट हो जाता है. इसकी वजह से आपका बॉडी और भारी पड़. Store maximum fuel in the form of fat. Okay? इसमें कोई डाउट है? एनर्जी टू डू एक्सरसाइज. हमको एनर्जी चाहिए, राइट? तो और एनर्जी कॉन्सेप्ट में स्टोर हो यूज किया जाता है बॉडी में सिर्फ एटीपी. इफ यू ईट कार्बोहाइड्रेट्स so only in the form of ATP. Our body can store nearly 40 to 50 grams of ATP. ATP हमारा मसल्स में स्टोर होता है. In our entire body, all muscles together will store only 40 to 50 grams of ATP. Okay, 40 to 50 grams है ना. ये कितना टाइम तक चलेगा? कितना टाइम तक ये एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल करेगा? How long can we exercise with this 40 to 50 grams of ATP? We can deplete this ATP within 2 to 4 seconds if you are doing high intensity exercise. If you are doing high intensity exercise, you may deplete this ATP which is available in your body within 2 to 4 seconds. इतना जल्दी आपका ATP levels गिरेगा. मतलब अगर आपका ये है ATP लेवल पहले एक्सरसाइज करने के बाद विथिन 2 to 4 सेकेंड्स आपका ATP लेवल्स में गिरावट देखेगा. ओके, सो अगर आपको एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है, यू डोंट वांट टू डू एक्सरसाइज ओनली फॉर 4 सेकेंड्स, आपको 10 मिनट तक एक्सरसाइज करना है या 1 घंटे तक एक्सरसाइज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू रीप्रोड्यूस एटीपी. एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए हमको एटीपी को रीजनरेट करने की जरूरत है. ओके, वी नीड टू रीजनरेट एटीपी. तो एटीपी को रीजनरेट करने के लिए हमारे पास 2 मैकेनिज्म्स शामिल है. एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? Manjit joined the class very late, I think. What is the full form of ATP? Somebody? Adenosine triphosphate. Samanvay. Yes, adenosine triphosphate. So ATP को रीजनरेट करने के लिए हमारे पास 2 मैकेनिज्म शामिल है. एक है एरोबिक मैकेनिज्म, दूसरा है एनारोबिक मैकेनिज्म. Okay, before going into this, let me explain one more thing. See, this is the structure of ATP, adenosine triphosphate. Tri मतलब क्या होता है? What is the meaning of tri? 3. If you see the structure of ATP, it contains 3 phosphate molecules in it. Adenosine triphosphate. इसकी स्ट्रक्चर में 3 phosphate molecules मौजूद है और इन phosphate molecules के बीच में जो bonds है वो high energy bonds होता है. वो बहुत ही high energy bonds होता है. जब ये bond break हो जाता है, जब ये फॉस्फेट्स के बीच में जो भी बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो बनता है ADP. सपोज ATP ब्रेक डाउन हो जाता है
बनेगा ADP. What is the full form of ADP? Guess? Can anyone guess? What is ADP? Adenosine diphosphate. Very good. एक फास्फेट टूट गया, ATP से एक फास्फेट रिलीज हो गया, तो क्या बचेगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. तो यही होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, यही होगा, एटीपी टूटेगा और एडीपी बनेगा. तो एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? एडीपी से फिर से एटीपी को बनाना है. इस एडीपी को यूज करके फिर से एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को रीसिंथेसाइज करना है. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू टू कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज. इज इट क्लियर? इसी को हम कहते हैं रीजनरेशन. एडीपी का रीजनरेशन. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब DI, ओके. फॉस्फेट स्टार्ट्स विद P, नॉट F. सो हमारा बॉडी में एटीपी को रीसिंथेसाइज करने के लिए दो मैकेनिज्म शामिल है. ओके, तो वन इज एरोबिक मैकेनिज्म, दूसरा है एनारोबिक मैकेनिज्म. एरोबिक मैकेनिज्म का मतलब क्या है? अगर O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी रीसिंथेसाइज हो जाता है, एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एरोबिक मैकेनिज्म. If ATP is resynthesized or ATP is produced in the presence of oxygen, yeah, as soon as in with the involvement of oxygen, then we call it as aerobic mechanism. Second mechanism is anaerobic mechanism. इसमें क्या होता है? ATP बनता है, ATP resynthesize होता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन, without the involvement of oxygen, or we can say in the absence of oxygen. If ATP is generated in the absence of oxygen, then we call it as anaerobic mechanism. ठीक है? अभी आप लोगों को डाउट आया होगा, हमारा बॉडी में तो हमेशा ऑक्सीजन रहता है, तो हाउ इट कैन बी एनारोबिक मैकेनिज्म? ये डाउट आया है? नहीं, हम तो हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं. we inspire air all the time, we take oxygen all the time. तो कैसा ये बिना ऑक्सीजन हो गया? आप हमेशा ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, लेकिन when you are doing high intensity exercise, when you are doing high intensity exercise, समझो अगर आपको 40 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ओके, रिक्वायरमेंट कितना है? 40 लीटर्स, लेकिन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ने सिर्फ 35 लीटर्स ऑक्सीजन को सप्लाई किया. आप बहुत कोशिश किया, आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया, ज्यादा ऑक्सीजन को लिया, फिर भी देयर इज अ गैप ऑफ 5 लीटर्स. बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए बॉडी के लिए, लेकिन उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाया थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. तो क्या हो गया? ये हाइपोक्सिक कंडीशन हो गया ना, ऑक्सीजन की कमी आ गया. ऑक्सीजन की क्या लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन हो गया. फिर भी अगर आपका बॉडी में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है, तो भी आपका बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस हो सकता है, दैट इज थ्रू एनारोबिक मैकेनिज्म. अगर आपका बॉडी में मैक्सिमम ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो बॉडी में एटीपी बनेगा थ्रू एरोबिक मैकेनिज्म. अगर बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गया या कमी हो गया, तो एटीपी बनेगा थ्रू एनारोबिक मैकेनिज्म. इज इट क्लियर? तो ये है मैकेनिज्म्स. हमारा बॉडी में एटीपी को रीजनरेट करने के लिए 3 सिस्टम्स शामिल हैं. We call them as energy systems. Energy systems. 3 systems are available to reproduce ATP in our body. What are those systems? First one is Phosphagen system. Second one is
lactic acid system, and third one is aerobic energy system. Phosphagen system, lactic acid system, और third one is aerobic energy system. Zara is asking दोनों में सेम वैल्यू रहेगा एटीपी? नो, एरोबिक में ज्यादा मात्रा में एटीपी बनता है कंपेयर टू एनारोबिक. एनारोबिक में कम मात्रा में एटीपी प्रोडक्शन होता है. we can produce very small quantity of ATP through anaerobic mechanism, लेकिन aerobic mechanism में हमको ज्यादा ATP produce हो जाता है. ठीक है? Okay. So we have three energy systems: Phosphagen system, lactic acid system, and aerobic energy system. So इन तीनों में से from all these three, these two systems, first two systems, Phosphagen system and lactic acid system, can produce ATP even in the absence of oxygen. They can produce ATP when there is no oxygen also. Means these two systems can produce ATP without the involvement of oxygen. So these two are considered as anaerobic energy systems. They're called anaerobic energy systems. However, the third one, aerobic energy system, name itself indicating aerobic, it can produce ATP only in the presence of oxygen. Aerobic system can produce ATP only in the presence of oxygen. That's why it is named as aerobic energy system. Clear? Any doubt so far? Ranu is asking, please explain again. So I'll explain 3 slides. Okay? तो आपको पता है अभी हमको काम करने के लिए क्या चाहिए? हमको एक्सरसाइज करने के लिए किस चीज की जरूरत होता है बॉडी में? एटीपी की जरूरत होता है, राइट? अगर कोई भी एक्सरसाइज करना है तो हमको चाहिए एटीपी. क्या हमारा बॉडी में बहुत ज्यादा एटीपी स्टोर कर सकते हैं हम? कैन वी स्टोर लॉट्स ऑफ एटीपी ऑलरेडी? नो. कितना एटीपी हम स्टोर कर सकते हैं? सिर्फ 40 to 50 grams of ATP. कुल मिलकर पूरा बॉडी में, पूरा मसल्स में we can store only 40 to 50 grams of ATP. So ये ATP जो अवेलेबल है, how many seconds तक चलेगा ये काम करने के टाइम पे? ये 2 to 4 seconds में डिप्लीट हो जाएगा. So 2 to 4 seconds के बाद भी अगर आपको एक्सरसाइज करना है, आप 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करना है, या एक 4 किलोमीटर वॉक करना है, 2 किलोमीटर रन करना है, या 50 मीटर्स स्विम करना है, मतलब आप लंबी देर तक एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना है. ओके? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो एटीपी कम हो रहा है आपकी बॉडी में, उसको फिर से रीजनरेट करना है. एटीपी लेवल्स को मेंटेन रखना है, या एडीपी से फिर से एटीपी को बनाना है या रीजनरेट करना है एटीपी. ओके? तो हमारा बॉडी में एटीपी रीजनरेशन होता है, उसके लिए कुछ मैकेनिज्म्स है. We can regenerate ATP. Okay? So for that you have two mechanisms. One is aerobic mechanism, दूसरा है anaerobic mechanism. इसका मतलब क्या है? aerobic mechanism में हम ATP को प्रोड्यूस करते हैं with the involvement of O2. Okay? So actually aerobic mechanism कहाँ चलता है बॉडी में? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. मैंने बताया ना फर्स्ट स्लाइड में, हमारा बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो that is why we call them as, what is the other name of mitochondria? This question is very important. What is the other name of mitochondria? Powerhouse of the cell. Very good. Powerhouse of the cell. So aerobic mechanism mostly चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो जो भी ऑक्सीजन है और हमारा बॉडी में, वो यूज हो जाएगा एटीपी को प्रोड्यूस करने में. ओके? सो
एरोबिक मैकेनिज्म में ऑक्सीजन यूज होने के बाद एटीपी बनता है. आई विल टेल यू वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल. ओके, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो भी आप फैट खाते हैं, वो हमारा बॉडी में बर्न हो जाता है. ओके, वो बर्न होने के बाद एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है. इन साइंटिफिकल वे वी कैन से ऑक्सीडाइज हो जाता है. जो भी फूड हम खाते हैं वो हमारा बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, ताकि एनर्जी रिलीज हो जाता है. ओके, तो फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, बर्न करने के लिए हमको चाहिए होता है O2, ऑक्सीजन. सो मोस्टली एरोबिक मैकेनिज्म कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है. ये मेजर वे होता है एटीपी को रीजनरेट करने के लिए. एरोबिक मैकेनिज्म इज द बेस्ट इफेक्टिव वे टू रीजनरेट एटीपी. ओके, सो ये होने के लिए ऑक्सीजन मस्ट है. ऑक्सीजन नहीं है तो ये नहीं चलेगा एरोबिक मैकेनिज्म. ठीक है. सेकेंड मैकेनिज्म इज एनारोबिक मैकेनिज्म. इसमें क्या होता है, जब आपका बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स की कम है, तो इस मैकेनिज्म के द्वारा एटीपी रीजनरेट हो सकता है आपकी बॉडी में. ओके, so this mechanism can produce ATP without the involvement of oxygen. It can produce ATP even in the absence of oxygen. That mechanism is called as anaerobic mechanism. कितने mechanisms है ATP को regenerate करने के लिए? How many mechanisms do you have? Two, aerobic and anaerobic. Mechanisms दो है. How many systems do you have to produce ATP? How many systems? Energy systems कितना है? Again, some people are telling two. Systems are different. Systems are like machines. Three. We have three energy systems. The first one is phosphagen system. Second one is lactic acid system. And third one is aerobic energy system. Okay. तो इन तीनों में से नाम याद रखना है. यहाँ से जो भी मैं बताऊंगी उसका you need to memorize these terms, क्योंकि phosphagen system के बारे में पहली बार सुना होगा, lactic acid system ये भी पहली बार सुना होगा. So you need to memorize this. So one thing is you have to remember everything here. We have three energy systems in our body to produce ATP. First one is phosphagen system, second one is lactic acid system, and third one is aerobic energy system. इन तीनों में से first two energy systems are anaerobic in nature. They are anaerobic in nature. Why do you call them anaerobic? Because these two systems can produce ATP without involvement of oxygen, even in the absence of oxygen. That's why these two systems are anaerobic in nature. See, anaerobic energy systems के अंदर क्या क्या आया है? ATP system या phosphagen system and lactic acid system. However, the third energy system is aerobic in nature. Only it works in the presence of oxygen. Okay? चलो अभी एक एक system के बारे में discuss करते हैं. So what is the first system? Phosphagen system. Phosphagen system. तो इसमें फास्फेट को काउंट डोनेट कर रहा है. सो आपको पता है एडीपी से अगर एटीपी बनना है, स्टॉप स्क्रिबलिंग, एडीपी से एटीपी को प्रोड्यूस करना है, राइट? एडीपी का मतलब क्या है? व्हाट इज एडीपी? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. तो एक्सरसाइज के दौरान हमको एटीपी को सिंथेसाइज करना है फ्रॉम एडीपी. एडीपी से एटीपी को सिंथेसाइज करना है. ओके, तो एडीपी से एटीपी अगर बनना है तो इसके लिए क्या चाहिए? और एक फास्फेट चाहिए, राइट? एक फास्फेट मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ता है. तो इस फास्फेट को कौन डोनेट करता है? क्रियाटिन फास्फेट.
creatine phosphate. In phosphagen system, that is first energy system, creatine phosphate acts like a phosphate donor. It, it acts like a fuel and it donates phosphate group to ADP. Phosphocreatine है ना, इसकी phosphate group will be donated to ADP to produce ATP. So what is the fuel for this system? इस सिस्टम के लिए फ्यूल कौन सा होता है? क्रिएटिन फॉस्फेट, ना कार्बोहाइड्रेट ना फैट। फॉस्फेजन सिस्टम के लिए ग्लाइकोजन फ्यूल जैसा काम नहीं कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स भी फ्यूल जैसा काम नहीं कर रहा है। वी हैव अ स्पेशल फ्यूल फॉर दिस सिस्टम। कौन सा है? क्रिएटिन फॉस्फेट। और यू कैन आल्सो कॉल इट एज फॉस्फोक्रिएटिन। ये कहाँ से आया है? ये किससे बनता है? कहाँ रहता है? ये भी एक फ्यूल है, हमारा मसल्स में स्टोर होता है। Creatine phosphate is also a fuel which is present in our muscles. We call it as CP. Short terms में, short form में CP कहते हैं, creatine phosphate. Okay. So in our body, nearly 120 grams of creatine phosphate store होता है in all muscles together. Okay. How much creatine phosphate we can store? 120 grams. ये कितना सेकेंड्स तक ATP को रिसिंथेसाइज करने में मदद कर सकता है? For how many seconds it can help us to resynthesize ATP? It can help us for 6 to 8 seconds. It can help us for 6 to 8 seconds. ये 8 सेकेंड तक हमको हेल्प करता है ATP को दोबारा रिसिंथेसाइज करने में। उसके बाद CP लेवल्स भी कम हो जाता है। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है? क्रिएटिन फॉस्फेट से फॉस्फेट ग्रुप डोनेट हो रहा है ADP को, तो ADP बनेगा ATP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस दिस फॉस्फेट टुगेदर मेक्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रिएक्शन खत्म होने के बाद क्रिएटिन फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड टू क्रिएटिन फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड टू क्रिएटिन। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें कहीं भी ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं दिख रहा है ऑक्सीजन आपको? कैन यू सी ऑक्सीजन एनीवेयर? No, there is no involvement of oxygen. That's why phosphagen system is also called as anaerobic energy system. It produces ATP anaerobically. Phosphagen system जो है first energy system, it produces ATP anaerobically without involvement of oxygen. This is very simple. Reaction बहुत ही simple है. So this is the fastest energy system, fastest as well as simplest energy system to reproduce ATP. What is the fuel for this system? Creatine phosphate acts like a fuel for this system. ये creatine phosphate किससे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है. So it's a amino acid derivative. Okay, creatine phosphate actually बनता है अमाइनो एसिड से. Okay, so that creatine phosphate acts like a fuel for the system. For which events it is important? कौन सा events के लिए this system बहुत important होता है? Any idea? कोई भी event 10 seconds के आसपास होता है, कोई भी event जो 10 seconds में खत्म हो जाता है, कोई भी event high intensity में किया जाता है, या सब इवेंट्स की शुरुआत में ये एनर्जी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल 100 मीटर स्प्रिंट की टोटल टाइम कितना होता है? अराउंड 11 सेकेंड्स, 10 to 11 सेकेंड्स, राइट? सो मैक्सिमम एनर्जी बनता है ATP से और फॉस्फेजन एनर्जी सिस्टम से. फर्स्ट 2 to 4 सेकेंड्स ATP से एनर्जी मिल जाता है, उसके बाद नेक्स्ट 8 सेकेंड्स
सीपी सिस्टम से एटीपी बनेगा। तो मेजर एनर्जी सिस्टम कौन सा होता है 100 मीटर स्प्रिंट के लिए? फास्ट वजन सिस्टम। मेजर एनर्जी सिस्टम कौन सा है? मैक्सिमम एनर्जी कौन सा एनर्जी सिस्टम से प्रोड्यूस होगा 100 मीटर स्प्रिंट के दौरान? फास्ट वजन सिस्टम से। ओके, सपोज यू आर ए वेट लिफ्टर। वेट लिफ्ट करने के टाइम पे कौन सा एनर्जी सिस्टम से मिलता है एनर्जी? अगेन फास्ट वजन सिस्टम से ही मिलता है मैक्सिमम एनर्जी। इफ यू आर ए हॉकी प्लेयर, यू आर स्प्रिंटिंग इन बिटवीन। ओके, हॉकी प्ले के दौरान हाई इंटेंसिटी स्प्रिंट करना पड़ता है, राइट? तो उस स्प्रिंट के दौरान भी आपको ये एनर्जी सिस्टम मदद करता है। If you are a badminton player, or volleyball player, or jumping and smashing, then also you will be using this energy system. So this energy system is predominantly used in rapid explosive events. कोई भी एक्टिविटी रैपिडली हाई इंटेंसिटी में किया जाता है, उसके लिए स्प्रिंटिंग के लिए, जंपिंग के लिए, और सभी एक्सरसाइजेस की शुरुआत में कोई भी एक्सरसाइज आप कर लो, आप जब एक्सरसाइज को शुरू करता है तो फर्स्ट इनिशियल फेज में आपको एनर्जी मिलता है फास्ट वजन सिस्टम से। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? ओके, सो फास्ट वजन सिस्टम का कई नाम है, अलग अलग नाम दिया गया है। ओके, आप कभी एटीपी सीपी सिस्टम देखा होगा। फास्ट वजन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज एटीपी सीपी सिस्टम। व्हाई? सीपी मींस क्रिएटिन फास्फेट। क्रिएटिन फास्फेट से एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, क्रिएटिन फास्फेट की मदद से एटीपी बन रहा है सिस्टम में। सो कैन आल्सो कॉल्ड एज एटीपी सीपी सिस्टम। Okay, it is also called as a lactic acid system. No lactic acid is produced. No lactic acid is produced in the system, so we call it as a lactic acid system. Okay, चलो, फास्ट वजन सिस्टम कुछ ऐसा होता है। You can see here, this is creatine phosphate. creatine phosphate, इसकी स्ट्रक्चर में फास्फेट है। जब ये फास्फेट एडीपी को डोनेट हो जाएगा तो बनेगा एटीपी, एंड दिस एटीपी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर योर एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, ये रिएक्शन होने के बाद फास्फोक्रिएटिन से प्रोड्यूस होगा क्रिएटिन। ये 8 सेकेंड्स में या 10 सेकेंड्स में खत्म हो जाएगा। सीपी मतलब पूरा फास्फोक्रिएटिन क्रिएटिन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। So what you are supposed to do to regenerate creatine phosphate? creatine phosphate को regenerate करने के लिए क्या करना है हमको? ये न्यूट्रिशन लेना है या रेस्ट लेना है? Nutrition is not required. You can simply take rest. Take rest तो ऑटोमेटिकली कुछ देर में आपका क्रिएटिन से, आपका बॉडी में क्रिएटिन से फास्फोक्रिएटिन फिर से रीसिंथेसाइज हो जाता है। इसीलिए अब देखा होगा जब स्प्रिंटिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, लोग क्या करते हैं, एक स्प्रिंट खत्म करने के बाद रेस्ट लेता है, राइट? When you take 3 to 5 minutes of rest, you can resynthesize nearly 75% of creatine phosphate. So when you take rest, when you take passive rest, simply stop your activity and lie down, or sit for some time. Your body will restart, resynthesize creatine phosphate or phosphocreatine. Okay. So what are the advantages of phosphocreatine system? ये बहुत ही rapid है. Quickly you can produce energy whenever you want by using this system. It can be used during powerful movements and it does not require oxygen. These are the advantages. What are the disadvantages?
इसका लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ये है, इसका स्टोरेज कम है। सीपी की स्टोरेज कितना है? ओनली how much CP we can store in our body? No. Padam Singh, 500 is for carbohydrate. Creatine phosphate it's 120. Right, 120 grams. कितना seconds में खत्म हो जाता है? In how many seconds it can be depleted? 8 to 10 seconds. Right? कुछ seconds के बाद ये deplete हो जाता है. And second disadvantage ये है, this system will produce only one ATP, one CP. अगर एक CP यूज होता है तो एक ही ATP बनता है, मतलब ATP production rate is only in 1:1%. एक CP को यूज करो, एक ही molecule of ATP को produce करो. Okay. Battery is also low. I'll try to explain you. If anything is left, I'll cover it in the discussion class. Okay. It can produce ATP only in 1:1 ratio. एक CP यूज होने से एक ही ATP बनेगा. Okay. थर्ड डिसएडवांटेज ये है, इसकी वजह से अगर आपको एक्सरसाइज लंबे टाइम तक करना है, यू नीड टू डू एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर पीरियड, देन यू हैव टू डिपेंड ऑन सम अदर एनर्जी सिस्टम. अगर आपको 20 सेकेंड्स के लिए काम करना है या 40 सेकेंड्स के लिए काम करना है,